अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सीमेंट के सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है, और इसने 4 ऑप्शन दिए हैं जो कि सीमेंट के कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि क्या आप जानते हैं कि सीमेंट में कौन कौन सा कच्चा पदार्थ इस्तेमाल होता है और उनका क्या रोल होता है। क्योंकि अभी हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मटेरियल है लाइम। लाइम का मतलब चूना। ये लाइम स्टोन या चूने के पत्थर से निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। हम मान के चलते हैं कि 63% लाइम होता है। तो ये अब किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है? ये स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है, सेटिंग के लिए और साउंडनेस के लिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दिक्कत ये होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को समझें तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ के लिए किस तरह से जिम्मेदार होता है। आप इन सभी कंपाउंड्स को जानते हैं, ये सारे कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए। इन सभी कंपाउंड में C3S और C2S स्ट्रेंथ या सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इनके फॉर्मूले में जाएँ, C3S 3CaO.SiO2, C2S 2CaO.SiO2, मैं इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी CaO या लाइम मौजूद है और यहाँ पर भी CaO या लाइम मौजूद है। तो इस तरह से ये बात हमारी वेरीफाई हो जाती है कि लाइम स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात आती है सेटिंग। आप सेटिंग C3A और C4AF ये दोनों सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है और यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है, तो इस वजह से ये सेटिंग के लिए भी जिम्मेदार हुआ। नेक्स्ट बात आती है साउंडनेस। अभी साउंडनेस का क्या मतलब होता है? साउंडनेस का मतलब होता है निर्दोष। मतलब सीमेंट में अगर हम पानी मिलाएं तो उसकी एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीमेंट में लाइम होता है 60% और लाइम में जब भी आप पानी मिलाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो साउंडनेस के लिए भी आपका लाइम जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं अनसाउंड। वो सीमेंट जो पानी मिलाने पर उसका आयतन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे अनसाउंड कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है एक्सेस अनबर्न्ड लाइम की वजह से। एक्सेस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, अनबर्न्ड लाइम के वो कण जो कि पूरी तरह से जले नहीं हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना कि सीमेंट जब बनाया जाता है तो रॉ मटेरियल को 1500 डिग्री सेल्सियस तक जलाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा कोई लाइम का कण मौजूद है जो कि पूरी तरह से नहीं जला है तो उस वजह से क्या होगा? ये मान लीजिए सीमेंट है, सीमेंट में ये छोटे छोटे लाइम के वो कण मौजूद हैं जो कि जले नहीं हैं। जैसे ही आप इनमें पानी मिलाओगे तो ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करके फूल जाएंगे और जिस वजह से सीमेंट का आयतन भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से एक्सेस अनबर्न्ड लाइम अनसाउंड या अनिर्दोष सीमेंट को बनाता है। आखिरी बात इसमें जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर लाइम का कंटेंट बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और सेटिंग टाइम भी बढ़ जाती है, और अगर लाइम का कंटेंट कम कर देते हैं तो स्ट्रेंथ भी कम होगी और सेटिंग टाइम भी कम होगा। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पे। इसका नाम है सिलिका और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। हमें इसका फिजिकल रियलाइजेशन भी ज़रूरी है कि सिलिका होता क्या है। आपने सॉयल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, सैंड होता है वो सिलिका से मिलकर बना होता है। जो क्ले मिट्टी होती है उसमें भी सिलिका होती है। सिलिका क्या करती है? सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूले हैं C3S और C2S जो कि स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, यहाँ पर भी सिलिका मौजूद है, यहाँ पर भी सिलिका मौजूद है, तो इस वजह से स्ट्रेंथ के लिए तो जिम्मेदार है ही। अब बात आती है यदि ये एक्सेस में हो जाए तो स्लो सेटिंग हो जाती है। अब एक्सेस है तो इसका मतलब हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, भाई अगर ये एक्सेस है तो ये 2 कंपाउंड ज़्यादा बनेंगे, ये 2 कंपाउंड कम बनेंगे। क्योंकि ये 2 कंपाउंड कम बन रहे हैं और ये ही दोनों कंपाउंड सेटिंग के लिए जिम्मेदार होंगे, इस वजह से सेटिंग क्या हो जाएगी? स्लो। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्विक सेटिंग के लिए। फिर से इस चीज़ पर आ जाएं, C3A और C4A ये 2 कंपाउंड जो कि किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे तो इन दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर आपका जो सीमेंट होगा वो क्विक सेटिंग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि एल्यूमिना एक्सेस मात्रा में है तो स्ट्रेंथ को कम कर देगा। सीधी सी बात है, अगर एल्यूमिना एक्सेस में है तो ये दोनों ज़्यादा बनेंगे, ये दोनों कम बनेंगे, तो इस वजह से क्योंकि आपके सेटिंग वाले कंपाउंड ज़्यादा बने और स्ट्रेंथ वाले कंपाउंड कम बने हैं, इस वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब हम आते हैं अगले इंग्रेडिएंट पे। इसका नाम है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आपने लोहे पर जंग लगा हुआ देखा होगा, उसका जो रंग होता है थोड़ा सा भूरा लाल भूरा कलर, वही आयरन ऑक्साइड होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सीमेंट को रंग प्रदान करना। आयरन ऑक्साइड का दूसरा काम होता है फ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट। आप सभी जानते हैं सीमेंट को बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन्हें भट्टी में डालकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि आयरन ऑक्साइड मौजूद है
तभी वे आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे के साथ यौगिक बना पाएंगे। और अगर आयरन ऑक्साइड मौजूद नहीं है तो आपका सीमेंट नहीं बन पाएगा। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसका काम क्या होता है? हार्डनेस और कलर प्रोवाइड करना। किसी दो पदार्थों में यदि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा हार्ड है और कौन सा हार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? हम उनमें स्क्रैच करेंगे, ठीक है, या खुरचने का। तो हार्डनेस बेसिकली क्या होती है? ये एक स्क्रैच रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। मतलब यदि किसी पदार्थ पर आप खुरचते हो, चाहे नाखून से, चाहे आप कील ले लो कोई, यदि उस पर खरोंच के निशान पड़ जाते हैं तो वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। और अगर उस पर खरोंच के निशान नहीं पड़ते हैं तो वो हार्ड हो जाएगा। अब बात आती है एक्सेस। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में मौजूद है तो क्रैक हो जाएंगे और सीमेंट आपका कैसा बन जाएगा? अनसाउंड सीमेंट बन जाएगा। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में जो कि सीमेंट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सोडा या पोटैश। सोडा होता है Na2O और पोटैश होता है K2O। इनको एल्कलीय क्षारीय तत्व भी बोला जाता है। मतलब जब इनमें पानी मिला देंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत तगड़ा क्षार होता है, जिसकी pH 7 से ऊपर होती है। खैर, तो रेजिड्यू मतलब इनका जो अमाउंट होता है सीमेंट में बहुत कम होता है, 1% या उससे कम होता है। लेकिन अगर ये एक्सेस में है तो ये क्रैकिंग मतलब दरारें पैदा पड़ सकती हैं और एफ्लोरेसेंस, उत्फुल्लन। ये टॉपिक जो है एफ्लोरेसेंस, ये आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेगा। पूछा जाता है कि एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, तो इन दोनों की वजह से होता है। अब बात आती है कि ये होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है या कोई प्रकाष्ठ है। मान लीजिए इसमें क्रैक पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऊपर से पानी आता है, पानी इन दरारों में जाएगा। दरारों में जाने के बाद कंक्रीट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ये जो पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में घोल लेता है और ये पानी के साथ बाहर आकर सतह पर जम जाता है। जब ये सतह पर पहुंचता है तो यहाँ पर कार्बोनेशन होता है और इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की एक हल्की सी परत बन जाती है। इसे ही बोला जाता है एफ्लोरेसेंस। सबसे पहली बात, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, मान लीजिए जैसे C3S में आप पानी मिलाएंगे तो दो कंपाउंड बनते हैं। एक होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है ये हाइड्रेशन के बाद का प्रोडक्ट है, इसी से ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है। और साथ में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब ये वांछित नहीं होता। इसकी वजह से देखो ये प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है ये एल्कली का क्या रोल है इसमें? कहीं पे मैंने इनका तो जिक्र किया ही नहीं। तो केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि यदि सोडा और पोटाश यदि एल्कली के कण मौजूद हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा घुलनशील बना देते हैं। तो इस वजह से इस तरीके से एफ्लोरेसेंस होता है। ये सभी एक्सप्लेनेशन आपको पेज 208 ML गंभीर बुक में मिल सकती है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इंडिया में बेस्ट किताब है। मैं जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो इंडिया में सबसे अच्छी बुक्स हैं, मैं उनको रेफ़र करके बता रहा हूँ, चाहे वो आपकी थ्योरी की बुक हो या आपकी कोई भी कंपटीशन की किताबें हो, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसकी अमाउंट लगभग 1.5% होता है और ये सीमेंट को साउंड बनाता है। इतना इसके बारे में जानकारी है और ये बहुत ही कम पूछा जाता है। अब हम आते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पर। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, CSO4 भी से बोला जाता है और इसको जिप्सम के नाम से हम लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब सीमेंट को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल को भट्टी में डालते हो तो वहाँ से क्लिंकर बनता है। वो जो क्लिंकर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं सीमेंट के, उनमें आप जिप्सम मिलाते हो और फिर उन्हें पीसा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो है 2 से 3% तक सीमेंट क्लिंकर में मिलाया जाता है। और अब इससे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, फ्लैश सेट और फॉल्स सेट। यदि आप कैल्शियम सल्फेट नहीं मिलाते हो तो फ्लैश सेट मतलब तुरंत सेट, जो C3A है, पानी में मौजूद C3A वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और सीधे फ्लैश सेट को जन्म देता है। और यदि आपने क्लिंकर को पीसने के दौरान तापमान बहुत ज़्यादा रख दिया है तो फॉल्स सेट होता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट में जो मौजूद पानी है वो गर्मी की वजह से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही आप सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए पानी मिलाते हो तो सीमेंट पानी सोखे उससे पहले ही कैल्शियम सल्फेट पानी सोख लेता है और ये फॉल्स सेट को पैदा कर देता है। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमेंट के निर्माण के दौरान जिप्सम को इसलिए मिलाया जाता है कि जो सीमेंट बना उसमें ये गुण पाया जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रारंभिक जमाव धीरे हो जाए, ठीक है, यही ऑप्शन इसका आंसर भी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम फटाफट अब दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिप्सम ये स्लो सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, और सबसे पहली बात ये मिलाया कब जाता है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपको ज़रूर मिलेगा। जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं सीमेंट को बनाने के लिए वो फर्नेस में डाले जाते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं, वहाँ से क्लिंकर बनता है और क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है, तब आपका सीमेंट बनता है। ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करना रहता है। 2 से 3% जिप्सम तो मिलाएंगे, लेकिन तापमान ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब बात आती है कि ये सेटिंग को कैसे कंट्रोल करता है। आप जानते हैं सीमेंट में मौजूद C3 जो यौगिक होता है वो तुरंत सेट करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। मान लीजिए जिप्सम आपने नहीं मिलाया है तो C3 पानी के साथ रिएक्ट करके फ्लैश सेट मतलब अचानक सेट को जन्म दे देगा, बहुत तेज ऊष्मा निकलेगी। लेकिन अगर आपने जिप्सम मिलाया तो C3 के चारों तरफ जिप्सम की एक परत बन जाएगी जो कि पानी के साथ रिएक्ट करेगी और उसे नॉर्मल सेटिंग होने देगी। ये जो परत होती है ये C3 को पानी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट होने नहीं देती। तो नॉर्मल सेट जो होता है आपका 30 मिनट का होता है, और अगर ऊपर वाले उदाहरण में जहाँ पर जिप्सम नहीं था तो फ्लैश सेट 5 मिनट से पहले सीमेंट आपका सेट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा उसके बाद। हमें थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए, मतलब कि जिप्सम होता क्या है, कैसा दिखता है। तो जिप्सम जो है उसका इस्तेमाल होता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, जो कि छतों पे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका फार्मूला होता है बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही आप पानी मिलाते हैं तो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनता है, जिस वजह और कुछ टाइम बाद वो आपका सख्त होकर POP बन जाता है। अब हम आते हैं फॉल्स सेट पर। फॉल्स सेट का मतलब होता है अवास्तविक सेट। अब क्या होता है डिहाइड्रेटेड जिप्सम। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया सीमेंट क्लिंकर जब भट्टी में से निकलता है उस वक्त पर जिप्सम मिलाया जाता है। अब होता क्या है, इस सीमेंट क्लिंकर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने तापमान कंट्रोल नहीं किया और इसका तापमान एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, तो जिप्सम में जितना पानी मौजूद है, जो आपने जिप्सम मिलाया उसमें थोड़ा पानी मौजूद होता है, वो पानी इस गर्मी की वजह से वाष्पीकृत हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो आपके सीमेंट में जो जिप्सम है वो डिहाइड्रेटेड मतलब उसका पानी निकला हुआ है, तो उसको पानी सोखने की एक नेचुरल टेंडेंसी होगी। कोई भी चीज़ डिहाइड्रेटेड होती है, जैसे गर्मी में लू लग जाती है तो उसको भी डिहाइड्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो कायदा क्या है, सबसे पहले C3 रिएक्ट करता है, उसके बाद जिप्सम रिएक्ट करता है। लेकिन फॉल सेट में क्या होता है, जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो डिहाइड्रेटेड जिप्सम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और तो जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट में मौजूद डिहाइड्रेटेड जिप्सम वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और वही प्रक्रिया हो जाती है जैसे आप जिप्सम में पानी मिला के प्लास्टर ऑफ पेरिस पैदा करते हैं। तो इससे जो हीट निकलती है वो इतनी अधिक मात्रा में हीट नहीं निकलती, ठीक है। और क्योंकि C3 अभी तक रिएक्ट नहीं किया है तो हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आप उस मिक्स को दोबारा से आपस में मिला दें तो फिर से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्लैश सेट होने के बाद सीमेंट किसी काम का नहीं रहता। लेकिन अगर फॉल्स सेट, क्योंकि अवास्तविक सेट है जो कि जिप्सम की वजह से हो रहा है, तो अगर आप इसे मिला देंगे आपस में तो यदि उस पेस्ट को फिर दोबारा से आपस में मिलाया जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और SSC JEE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से अब क्वेश्चन लेने लगा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है यदि सीमेंट को महीन पीसा जाए तो उसमें सामर्थ्य जल्दी पैदा होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज व्हेन इट इज ग्राउंड फाइनर। मतलब यदि सीमेंट को महीन पीसा जाए तो जो हाइड्रेशन प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाती है। तो हमें ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा हमें ये देखना है क्या जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का सही कारण है या नहीं। तो ये सारी बात सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। अब बात क्या होता है, कोई भी पदार्थ है यदि आप उसे बारीक पीसते हैं तो उसका सरफेस एरिया या विशिष्ट सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पिछली वीडियो में जाइए, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरह से बढ़ता है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर भी लेते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है या कोई टुकड़ा है या कोई मटीरियल, यदि मैं इसके अलग अलग टुकड़े कर दूँ तो ये इसके जो 4 हिस्से हुए, ठीक है। पहले इसकी जो सतह थी, मान लीजिए अगर
मान लीजिए इसमें अगर पानी मिलाया जाए तो वो जो पानी है किन सतहों से रिएक्ट करेगा या प्रतिक्रिया करेगा, एक सतह ये हुई, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये। लेकिन मैंने जब इसके 4 टुकड़े कर दिए तो बाहर वाली सतह तो हैं ही, लेकिन जो अंदर की सतह है वो भी उभर के आ गई हैं। ठीक है, यदि इसे सीमेंट का कण माना जाए, क्योंकि अब पानी को रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा सतही क्षेत्रफल मिल रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, और अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाए तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स, मतलब कि जो सीमेंट का साउंडनेस या निर्दोषता परीक्षण है वो निम्न में से किसको निर्धारित करने के लिए या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला है एल्यूमिना कंटेंट, दूसरा आयरन ऑक्साइड, तीसरा फ्री लाइम और चौथा ड्यूरेबिलिटी अंडर सी एनवायरनमेंट, मतलब समुद्री वातावरण के अंदर कितना वो टिकाऊ है। तो सबसे पहली बात आती है, आप जानते ही हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल होता है फ्री लाइम कंटेंट या मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेंट ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहली बात, साउंडनेस का क्या मतलब है। जब भी सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यदि उसके आयतन में एक लिमिट से ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है सीमेंट आपका अनसाउंड है या अनिर्दोष है। अब साउंडनेस टेस्ट 2 तरीके से किया जाता है। साउंडनेस एक होता है ले शैटलियर टेस्ट और दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। ले शैटलियर फ्री लाइम कंटेंट को प्रदर्शित करता है और ऑटोक्लेव से आप फ्री लाइम तो पता कर ही लेते हो, लेकिन मैग्नीशिया भी आप पता कर सकते हो। अब ये फ्री लाइम क्या होता है, अब एक्चुअली ऐसा होता है जो आपका सीमेंट है, सीमेंट में कई बार ऐसा होता है कुछ लाइम के कण ऐसे मौजूद होते हैं जो कि सीमेंट जब बनाया जा रहा था, जब उसे 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जा रहा था, उस टाइम पे कुछ लाइम या चूने के कण ऐसे होते हैं जो कि अच्छी प्रकार से नहीं जल पाते, या तो जब भी पानी मिलाया जाता है सीमेंट में तो ये कण अपने आयतन से दुगने या तिगुने हो जाते हैं। इस वजह से सीमेंट का आयतन, सीमेंट पेस्ट का आयतन इस वजह से बढ़ जाता है। तो यही अनसाउंडनेस को पैदा करता है। ली चैटलियर में क्या किया जाता है, बेसिकली ली चैटलियर में हम करते क्या हैं, आपको पता है सीमेंट में पानी मिलाने से आयतन बढ़ता है, तो इसमें भी यही काम होता है। सीमेंट लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और उसे पानी के अंदर रख देते हैं, देख लेते हैं कि कितना आयतन बढ़ रहा है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, ऑटोक्लेव में हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं, क्योंकि सीमेंट में जैसे आप पानी मिलाओगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, लेकिन फ्री लाइम तो इससे प्रदर्शित हो जाएगा, लेकिन जो मैग्नीशिया है वो आप अच्छे प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो सीमेंट पेस्ट है उसको भाप दी जाती है, सीमेंट पेस्ट को प्रेशर पर भाप दिया जाता है। उसके कारण क्या, जो फ्री लाइम था वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, जो मैग्नीशिया है वो भी रिएक्ट करेगा, हमें टोटल पता लग जाएगा कि कितना उसके आयतन में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे इन दोनों टेस्ट को। तो अब हम डिस्कस करते हैं ली चैटलियर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, 100 ग्राम सीमेंट लिया जाता है और 0.785 पी पानी मिलाया जाता है। पी होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जितना वाटर चाहिए वो, उसका आप 78% करेंगे और उसको आप 100 ग्राम सीमेंट में मिला देंगे। ये इसकी मॉल की डायमेंशन है, आपकी फिगर पे आ गई होंगी डायमेंशन। ये से भी आपको याद रखना रहता है कि ये जो सिलेंडर मॉल या ये जो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार आकार की जो कटोरी होती है, इसका डायमीटर 30 mm होता है, इसकी हाइट इतनी होती है। ये जो स्टेट लेवल जेईई उनमें पूछा जाता है कि ये जो इंडिकेटर आर्म है, ये जो आर्म है, जो भुजा है, सूचक भुजा भी इन्हें बोलते हैं, इनकी लंबाई 165 mm होती है। अब इस टेस्ट में किया क्या जाता है, जो आपने सीमेंट पेस्ट बनाया उस ली चैटलियर मोल्ड में भरा जाता है और इसे 24 घंटे के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर रख दिया जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा हाइड्रेशन क्रिया होगी, सीमेंट सेट होता चला जाएगा और इसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। अब क्योंकि कटोरी के अंदर सीमेंट बढ़ा है, जिसका आयतन बढ़ा है, तो जिसका आयतन बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कट है इसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसे देख सकते हैं, पहले कटोरी या जो मोल्ड है वो इस तरीके का होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका जो आकार है वो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर आर्म्स है, इन्हें सूचक भुजाएं बोलते हैं। इनका काम होता है, ये जो इफ़ेक्ट है, जो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसको ये बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर देती है। ठीक है, तो 24 घंटे पानी में रखने के बाद जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसे हम R1 कहेंगे। अब इस मोल्ड को, जिसे आपने 24 घंटे पानी में रखा था, उसको 3 घंटे के लिए उबलते हुए पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो वो लाइम जिसने अभी तक पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, बॉइलिंग पानी के साथ रिएक्ट ज़रूर करेगा और ये जो स्प्लिट है या जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो इंडिकेटर आर्म अब जो बढ़ा हुआ डिस्टेंस प्रदर्शित करेंगे उसे R2 बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 रीडिंग हो गई, R1 और R2। तो इन दोनों का ही डिफरेंस जो कि होता है R2 माइनस R1, वो प्रदर्शित करता है किसको, साउंडनेस वैल्यू को। किसके द्वारा, ली चैटलियर मेथड के द्वारा।
ली चैटलियर मेथड से जो बाकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो ये हैं, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है या पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है, उसके लिए R2 - R1 की साउंडनेस की जो वैल्यू है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हाई एलुमिना सीमेंट है और सुपर सल्फेटेड सीमेंट है उसके लिए R2 - R1 या साउंडनेस की वैल्यू 5 mm से या उससे कम होनी चाहिए। ली चैटलियर मेथड लाइम के कारण होने वाली अनसाउंडनेस या आयतन में परिवर्तन को बता सकता है, लेकिन वो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण होने वाली अनसाउंडनेस को नहीं बता पाता। तो इस वजह से हम दूसरा टेस्ट करते हैं। ये मेथड बताता है कि जो सीमेंट है उसमें फ्री लाइम कितना है और मैग्नीशिया कंटेंट कितना है। आपने ली चैटलियर मेथड में क्या किया था, जो सीमेंट पेस्ट से जो स्पेसिमेन बना था उसे पानी में रखा, फिर उसे उबाला, तो जितना भी लाइम था वो पानी के साथ रिएक्ट कर देता है, लेकिन जो मैग्नीशिया है वो रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑटोक्लेव मेथड पर जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो स्पेसिमेन बनाते हैं उसको भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो चीज़ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती वो उबलते हुए पानी के साथ रिएक्ट कर सकती है, और जो चीज़ उबलते हुए पानी के साथ नहीं रिएक्ट करती वो भाप के साथ जरूर रिएक्ट करेगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाते हैं। और दूसरी खास बात इसमें क्या है, ये किस सीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर मैग्नीशिया की मात्रा 3% से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसकी डिटेल्स में कैसे ये टेस्ट किया जाता है। अब इस ऑटोक्लेव मेथड में क्या किया जाता है, एक स्पेसिमेन बनाया जाता है किस तरीके का, जिसकी डायमेंशन होती है 25 mm 25 mm गुणा 165 mm। ये घनाभ या क्यूबॉइड होता है। अब क्या किया जाता है, इसको हम एक चैम्बर में रख देते हैं और इस चैम्बर में भाप छोड़ी जाती है। ठीक है, और कितनी छोड़ी जाती है कि भाई 60 से 75 मिनट में गेज प्रेशर 2 Nm/mm² पहुंच जाए। गेज प्रेशर का क्या मतलब है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था। गेज प्रेशर दर्शाता है कि वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर हम प्रेशर यहाँ पर दे रहे हैं, और ये प्रेशर जो स्टीम का प्रेशर है 3 घंटे तक दिया जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होता है, जितना भी लाइम है, मैग्नीशिया है, सब वो रिएक्ट कर जाएगा भाप के साथ और इसकी लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसकी लंबाई में जितना प्रतिशत परिवर्तन आया वही ऑटोक्लेव रिजल्ट कहलाया जाता है। आपके जो ओपीसी सीमेंट है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट है, इन सभी के लिए मैक्सिमम एक्सपेंशन 0.8% रखा जाता है, क्योंकि 282 mm का लंबाई का हमारा स्पेसिमेन था। अगर हम उसका 0.8% निकालें तो 2.56 mm आता है। मीन्स 282 mm में ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई में परिवर्तन आना चाहिए 2.256 mm। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये SSC JEE में भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको क्या पता लगता है, इसका टाइप के क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि सीमेंट के रॉ मटेरियल कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो उनका पर्पस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यह है मैग्नीशिया के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है यदि सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया की मात्रा 6% से अधिक है तो क्या होगा। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि जो मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका परसेंटेज होता है 2%, क्योंकि सवाल में 6% दिया है, इसका मतलब आपने एक्सेस मैग्नीशिया प्रोवाइड किया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर व हार्डनेस को प्रदान करता है, और अगर ये एक्सेस में है तो क्रैक व अनसाउंडनेस होगा सीमेंट में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट जनरेशन, मतलब उच्च प्रारंभिक सामर्थ्य और उच्च जलायोजन ऊष्मा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड केमिकल में उपस्थित यौगिक हैं वो ये होते हैं, और सेटिंग से रिलेटेड ये होते हैं। इनमें कहीं हमें मैग्नीशिया दिख नहीं रहा। तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ और हाई हीट जनरेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिलेटेड नहीं होंगे। दूसरी बात, लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स वॉल्यूम चेंज। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में होता है तो उससे क्रैक्स और अनसाउंडनेस पैदा होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेदर 1 और 2। तो अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन SSC JEE में आया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सीमेंट की महीनता को निम्न में से किस इकाई में मापा जाता है। महीनता चाहे किसी भी चीज़ की हो, मापी वो एक ही फॉर्मूले से जाती है, उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया या विशिष्ट सतही क्षेत्रफल। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, सरफेस मतलब सतह, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। और निकालते गए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाई मास। एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं और मास को द्रव्यमान बोलते हैं। क्षेत्रफल आप किस में मापते हो, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, जिसमें मर्जी आप माप लो। और द्रव्यमान किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, न्यूटन में वेट मापा जाता है। खैर, तो अगर मैंने एक
क्यूब ले रखा है जिसकी भुजा 2 मीटर है और इसका भार मैं मान लेता हूँ चलो 1 किलोग्राम है। तो इसका मैं अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल एरिया हम जानते हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² और a क्या होती है इसकी भुजा, तो डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है 2 के बराबर, तो 6 गुणा 2 का स्क्वायर 4 बराबर 24/1, मतलब क्या आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मैं इसको तोड़कर बारीक कर दूं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्यूब ले रखा था, अब मैं इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसे मैं 8 हिस्सों में बांटूंगा। तो 4 हिस्से ऊपर आएंगे जो कि मैंने यहाँ दिखा रखे हैं और 4 हिस्से नीचे आएंगे जो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने आधे आधे में बांटा है तो 2 मीटर की जो भुजा है वो अब 1 मीटर की रह जाएगी। तो आपके पास 8 क्यूब प्राप्त हुए जिनकी भुजा 1 मीटर है। तो अगर आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालोगे जो कि होता है एरिया अपॉन मास, तो टोटल क्यूब्स कितने हैं आपके पास 8, और हर एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड या भुजा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, और इन सभी का टोटल वजन कितना है 1 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 किलोग्राम, तो कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं, जब क्यूब आपका पूरा था, जब आपने इसे तोड़ा नहीं था तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया था 24 मीटर स्क्वायर पर kg, और जब आप इसे आधे आधे में बांट दिया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो बढ़कर कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर पर kg। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं जैसे पदार्थ को तोड़कर महीन किया जाएगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा। मान लीजिए अगर सीमेंट का मॉलिक्यूल होता तो हम इसे इस तरीके से तोड़ते, इस तरह से इसका विशिष्ट सतही क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता। एक्चुअली सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब क्या है, पहले तो उसे सिर्फ बाहर का सतह मिल रही थी, लेकिन जब आपने इसे तोड़ा तो उसे अंदर की सतह भी मिलने लगी है पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए। इसलिए महीन सीमेंट जो होता है वो पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है। और जैसे आप समझते हैं ओपीसी के 3 ग्रेड होते हैं, कौन कौन से, 33, 43 और 53 ग्रेड का सीमेंट होता है। इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें फ़र्क ये होता है, एक तो ये कि जो 53 ग्रेड का सीमेंट होगा उसमें लाइमस्टोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे इनकी ग्रेड बढ़ती जाती है ग्राइंडिंग और महीन होती जाती है। मतलब अगर आपको हायर ग्रेड सीमेंट चाहिए तो आपको उसे ज़्यादा बारीक पीसना पड़ेगा।